हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरका। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में है तथा केवल सिर्फ 2.5 जो % भाग है वो अलवणीय जल है। इसका मतलब है कि बाकी जो समुद्र के इलाके में पूरा जल कितना आता है 96.5%। ठीक है, तो बाकी जो हल्का सा क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी बची है वो है अलवणीय जल का मतलब है स्वच्छ जल। ठीक है, जो लवण यानी बिना एसिड का हो। ठीक है, एसिड फ्री जो हमारे पास वाटर है जिसको हम स्वच्छ जल में बात करते हैं। ये इसके स्रोत कहाँ से हैं? नदी हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए हमारे पास, और जो ग्राउंड वाटर है जो यानी भूम जल है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, देन इसके आगे पॉइंट नेक्स्ट दे रखा है भारत की अधिकतर नदियाँ विशेषकर सरिताएं प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी है। ये हम सब जानते हैं। इसके एग्जाम्पल गंगा नदी, यमुना नदी और बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो कि अब एकदम गंदा नाला बनती जा रही हैं। किसकी वजह से? जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से। उसके बाद है नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? यह मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है जिसको क्या बोलते हैं? नदी बेसिन। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इतना सब कुछ प्रॉब्लम किसको हो रहा है? मतलब जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली जो वन की काटने वाला जो आंदोलन है उसको हम बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, मतलब चिपको आंदोलन में क्या था कि भाई जो भी एक टेरिटरी थी, एक जगह थी, उसके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वो उस टेरिटरी की उस मतलब जो टेरिटरी पे जो जंगल था, मतलब पेड़ पौधे थे, उसको हटाकर उसको सफाया करने वाली थी। ठीक है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो लोग आपस में पेड़ से चिपक गए जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है कि भाई उन्होंने बोला कि हमको ये पेड़ नहीं काटने हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा इन द सेंस नर्मदा एक नदी का नाम है। बांध जो जिसको डैम कहते हैं, डैम का जो प्रयोग होता है वो एक बहुत बड़ी नदियों पर या फिर बहुत बड़े समुद्र के इलाकों पर बहुत बड़े बड़े बांध जिसको डैम लगाए जाते हैं, डैम कहा जाता है। ऐसे लगाने पर उस डैम के नीचे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है। उस मशीनों के अंदर टरबाइन लगाए जाते हैं जिसके कारण टरबाइन तेज़ी से घूमता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तेज़ी से घूमने की वजह से एकदम हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, इसको हम अगर देखा जाए तो बांध आपने नॉर्मली देखे होंगे गाँव के इलाकों में। ठीक है, यानी वो इलाके जहाँ पे पानी ज़्यादा है। ठीक है, नदी पे या किसी समुद्र तट पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बहुत एनवायरमेंटल सिस्टम है जलीय किसका? जल का। ठीक है, क्योंकि डैम कहाँ लग रहे हैं? जल में लग रहे हैं। एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जल में लग रही हैं, तो जल का जो सिस्टम है, जो उसका पानी पहले ठंडा होता है, अब ऑफकोर्स वहाँ पे एक पंखा घूमेगा जो कि बिजली से चलेगा, तो वो उसने कहीं ना कहीं वो जो जल का जो वातावरण है या फिर जो इसका एनवायरनमेंट या तापमान है वो गर्म होता जाएगा जिसकी वजह से केमिकल निकलेंगे और उसकी ही वजह से जलीय जीव जंतु हैं वो लुप्त हो जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए विरोध भी चलाया गया था। ठीक है, इसको हम नदी आंदोलन भी बोल सकते हैं। पालर पानी का इसका मतलब क्या है? राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप है। अगर देखा जाए तो देखो जो राजस्थान है वो कैसी टेरिटरी है? वो एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पे जो एरिया है वो एकदम शुष्क रहता है, मतलब एकदम गर्म रहता है, जिसकी वजह से जो रेन वाटर होता है जिसको वर्षा जल संग्रह बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं और किसी बहुत तरीक़ों से उस वर्षा के जल को संग्रहण करते हैं यानी स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल को भौम जल भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ग्राउंड वाटर बोलते हैं। मृदा के नीचे पीछे हुए शैल अस्तरण छिद्र और परतों में एकत्र होने वाला जल यानी इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वर्षा जल संग्रहण वही अगेन रिपीट चीज़ है कि वर्षा के जल को गड्ढों में बचाना या फिर राजस्थान के अंदर सपोज़ ऐसे यहाँ पे संयंत्र लगाए गए हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि आपकी जो छत है उसमें वहाँ पे पानी को स्टोर करने के बाद जो पूरा छत में से पाइप एकदम निकाल कर वो पाइप जो कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा, जिससे जो रेन वाटर है वो सेव होता रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद है जल विद्युत। यहाँ पे टॉपिक आता है जल विद्युत। जल विद्युत इन द सेंस ऊँचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न बिजली उत्पन्न करना, वही डैम के अकॉर्डिंग ये सब हो सकता है। उसके बाद है जल प्रपात। इसका मतलब है कि नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना। इन द सेंस जो लेक है
जो झरना है उसको हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिहार पे इसमें क्वेश्चन भी आता है। आगे जो वीडियो में क्वेश्चन आएगा उस पर रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो मतलब क्या है, बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वही कंपनियाँ होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में अपनी ब्रांच खोलते हैं और वहीं पर अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने 1991 में स्टार्ट कर दिया था कि मुक्त व्यापार स्टार्ट कर दिया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थी उनको मोस्ट वेलकम इंडिया ने बोला कि आइए आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैकडोनल्ड इसका एग्जांपल हो गई, और बहुत सारी चाइना की मैकडोनल्ड जो कंपनी है वो यूएसए की, और जो चाइना की बहुत सारी कंपनियां हो गई लाइक तुम्हारी MI हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनी, वे कंपनीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं, अधिक लाभ अर्जित करते हैं। इनका एक मोटिव ये होता है कि हमको जो फ़ायदा है, जो हमारा बिजनेस है वो आगे बढ़े, प्लस ट्रेड ज़्यादा हो, ठीक है, जो व्यापार है वो ज़्यादा हो। उसके बाद है बांस डिप सिंचाई प्रणाली। ये कहाँ है, ये इन द सेंस वहीं अभी हमने राजस्थान की बात करी थी। ये जगह है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वर्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण जो बांस के जो बैम्बू होते हैं, बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं, उनसे बहुत सारा सिस्टम जनरेट किया जाता है, जैसे कि नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करने के लिए सिंचाई करना व बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे 3+5 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लाभ बताइए, नाम बताइए। देखिए नाम कौन कौन से, मेनली यहाँ पे 4 यहाँ पे नाम है। फर्स्ट है हमारा नर्मदा सागर सरदार सरोवर बांध जिसे बोलते हैं, उसके बाद है टीटरी बांध, उसके बाद है हीराकुंड परियोजना, देन फोर्थ है हमारा भागड़ा नालन परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की व्याख्या करें। इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट बनेंगे, जैसे कि बांस द्वारा जल को एकत्रित करके सैकड़ों मीटर दूर ले जाया जाता है, ठीक है। पाइपों के माध्यम से जल पहाड़ के निचले हिस्सों तक पहुंचता है। यदि पाइपों को सैकड़ों पार यानी जो सड़कों से हमें क्रॉस करना हो चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, भूमि के ऊपर वाली जो ऊंचाई है उसका यूज़ करेगी। देन लास्ट पॉइंट है हमारा बांस से बनाया चैनल से पौधे के स्थान पर भी जो बहाव है उसको चेंज करते हैं हम, ठीक है, किससे, बैम्बू के पाइपों के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब ये जो सिंचाई है या फिर जो बड़े बड़े जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी हो रही है कि बांस वाली या बांध वाली, और फिर जो रेन वाटर था उससे हम ये 21 सेंचुरी में देखा गया है, फिर पहले भी क्या पता ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राचीन काल में 3 जलीय कृतियों का वर्णन करें कि हमको सिर्फ 21 सेंचुरी के अंदर दिखता है कि पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी। जी हाँ, ऑफ कोर्स होती थी। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य काल का समय। इसके अंदर क्या आता है, जो चंद्रगुप्त एक बहुत बड़ा जनपद था, बहुत बड़ा महासाम्राज्य था, तो बड़े बड़े बांधों का होना यहाँ पे हमको सबूत दिखता है कि बहुत बड़े बड़े साक्ष्य मिलते हैं, प्लस सिंचाई जो तंत्र था, जो सिस्टम था, वो भी हमको दिखाई देता है। देन इसके बाद है कलिंग, जिसको प्रेजेंट में उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा प्रेजेंट में ये आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, बेन्नूर प्रेजेंट में कर्नाटका हो गया, और कोल्हापुर प्रेजेंट में महाराष्ट्र हो गया। ये जो पूरा क्षेत्र है साउथ इंडिया क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें भी हमको सिंचाई तंत्र के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। देन थर्ड हमारा आता है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासन था, जो भारत में आया था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने कराया था, इल्तुतमिश ने। इसमें दिल्ली का इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली को बनाया, प्लस दिल्ली में जल की सप्लाई के लिए बड़े बड़े हौज, जिसको तालाब बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया। देन लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है जल दुर्बलता के कारण को स्पष्ट करें, यानी जो जल का एकदम ख़राब हो जाना उसके क्या क्या कारण है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसका आंसर है कि जल का अधिक उपयोग करना, यानी जो जल की खपत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जल का प्रदूषण होना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज़ हैं उनके थ्रू जो गंदा पानी निकलता है वो सीधे नदियों में जाता है। दैन इसके बाद है बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की खपत अधिक होना। जितनी ही जो जनसंख्या है अपर होगी उतना ही पानी की खपत ज़्यादा होगी, ठीक है।
देन इसके बाद है अनाज, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है जिसको कृषि बोलते हैं, अनाज उगाने के लिए जल की बहुत ज़्यादा खपत होता है। फॉर द एग्जांपल जो धान की खेती है वो बिना पानी के संभव नहीं होगी, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है इनका पूरा कंक्लूजन की उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति का यही मतलब है कि जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को हर चीज़ चाहिए। जो कहते हैं ना कि मानव एक स्वास्थ्य या स्वार्थी जो भी एक इंसान है बहुत ज़्यादा स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है, ठीक है। देन इनका लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी बांध वाली, उसके लाभ बताइए। जो एडवांटेजेस हैं, जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, हमको वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं द्वारा एकत्रित जल बिजली बनाने के लिए व सिंचाई के लिए उपयोग होता है। कि अगर जो ऐसी योजनाएं बनेंगी उससे बिजली ऑफ कोर्स जनरेट होगी। देन सेकेंड इसमें पॉइंट आता है, ये परियोजनाएं नदियों में आने वाली बाढ़ों को रोकती हैं। ऑफकोर्स अगर नदी का बहाव तेज़ है, अगर आप वहाँ पे डैम लगा दोगे तो नदी का बहाव है वो धीमा हो जाएगा, जिस वजह से जो सुनामी है, जो बाढ़ है वो नहीं आएगी। देन हमारा थर्ड पॉइंट है इसका, इन परियोजनाओं द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की जा सकती है। ऑफकोर्स अगर आप डैम लगा दे तो एक जगह ऐसी है जहाँ पे पूरा पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसका पानी वहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद है, ये परियोजना नदियों द्वारा बहा ले जाने वाली मिट्टी को रोकती हैं, जिससे जो भूमि कटाव यानी जो मृदा अपरदन होता है, जो भूमि की खराब वाली स्थिति होती है, उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेजेस में यानी पॉजिटिव पॉइंट में, इन परियोजनाओं द्वारा पेयजल तथा मत्स्य पालन में भी मदद मिलती है। देन इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियाँ भी हो सकती हैं बहुत सारी। इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है, इन परियोजनाओं द्वारा बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। बिकॉज अगर एक स्थान पर जो डैम है, जो बांध लगाया जाएगा, वो कोई छोटा मोटा बांध नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ा वूल एरिया चाहिए होता है। इसकी वजह से जो आसपास के जो घर है या फिर जंगल है उनको काटना पड़ेगा, देन जो घर है उनको उजाड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले वहाँ पे लोग घर में जो रहते थे लोग, उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। देन सेकेंड इसमें पॉइंट आता है, इन परियोजनाओं द्वारा नदियों में जल रुक जाने की प्रकृति जल जीव तंत्र में हानि होती है। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो जलीय जीव जंतु है वो लुप्त हो जाते हैं, या फिर उनका जो तापमान है, जलीय जो वातावरण है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। मतलब एक हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इन परियोजनाओं द्वारा भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऑफकोर्स जब आप समुद्र के तल के नीचे बड़े बड़े टरबाइन, जिसको हम पंखे बोल सकते हैं या मशीन बोल सकते हैं, वो लगाएंगे, वो तेज़ी से एकदम चलेंगे, तो उसकी वजह से जो भूकंप है यानी जो सारी चट्टानें हैं वो हिलेंगी, जिसकी वजह से सुनामी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी भूकंप आते हैं, जिसको ज्वार भाटा बोल सकते हैं, वो भी आने की संभावना बढ़ जाती है। देन हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, उपजाऊ मिट्टी नदियों के जल में जम जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता घट जाती है। जी हाँ। देन लास्ट पॉइंट है हमारा, नए नए तरीकों द्वारा खेती करने से तथा सिंचाई साधनों को अपनाने से मिट्टी में लवणीयकरण बढ़ जाता है। जो मिट्टी के अंदर जो एसिड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।